बात उस दौर की है जब बॉम्बे की गलियों में नाम चलता था मन्या सुर्वे का, और उसके सबसे करीबी यारों में से एक था शेख मुनीर। ये वही शेख मुनीर है जिसने अपने दोस्त की मौत का बदला लेने की ठान ली थी। मन्या का एनकाउंटर 1982 में हुआ था, वही चर्चित शूटआउट 8 वड़ाला। और इसके बाद जैसे शेख मुनीर की दुनिया ही बदल गई। अब शेख मुनीर कोई आम लड़का नहीं था। धारावी की गलियों का पला बढ़ा चोर था, लूटपाट करता था, लेकिन यारों का यार था। दोस्ती के लिए जान भी दे दे और सामने वाले से ले भी ले। मन्या सुर्वे से उसकी मुलाकात जेल में हुई थी, करीब 1977 के आसपास। वहीं से दोस्ती शुरू हुई और बाहर आकर भी कायम रही। जब पुलिस का दबाव बढ़ा तो शेख मुनीर ने चालाकी दिखाई। उसने दादर छोड़ दिया और जाकर एंटोप हिल पुलिस स्टेशन के नजदीक एक सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलोनी में किराए पर घर ले लिया। उसकी सोच बड़ी साफ थी, जहां केस नहीं वहां चैन है। उस इलाके में उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं था और वहां की पुलिस की नजर भी उस पर नहीं पड़ी। साथ ही उसे बर्दा, राजन मडलर जैसे पावरफुल गैंगस्टर की प्रोटेक्शन भी मिली हुई थी। उस घर में शेख मुनीर अकेला नहीं था, उसके साथ रहने वालों में मन्या सुर्वे भी था। अब मजे की बात यह थी कि मन्या सुर्वे उस पूरे इलाके में खुलेआम घूमता था, लेकिन किसी को भनक तक नहीं थी कि यह वही कुख्यात मन्या है। भाई ये तो बड़ा सीधा साधा लगता है, लोग कहते, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। धारावी में शेख मुनीर को सब जानते थे। वहां उसका नाम था, डर भी था और दोस्त भी। उसका नेचर ऐसा था कि जो साथ देता उसके लिए जान तक लड़ा देता, लेकिन जो दुश्मन बन जाए उसका खेल वहीं खत्म कर देता। चोरी, स्मगलिंग, लूटपाट सब उसका काम था। लेकिन जब मन्या सुर्वे का एनकाउंटर हुआ तो शेख मुनीर के अंदर जैसे आग लग गई। अब वक्त आ गया है हिसाब बराबर करने का, उसने अपने करीबी से कहा। उसने कुछ पुलिस वालों को टारगेट करना शुरू कर दिया, लेकिन यहां किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। जब क्राइम ब्रांच की एक पूरी टीम उसके पीछे लग जाती है तो बदला लेना तो दूर की बात थी, उल्टा उसे खुद की जान बचानी मुश्किल हो गई। अबे मुनीर, तू पुलिस से पंगा ले रहा है, ये लोग तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसके एक साथी ने समझाया। लेकिन शेख मुनीर तो जुनून में था, उसे तो बस अपने यार की मौत का हिसाब चाहिए था। अफसोस, ये शहर कानून से चलता है और कानून जब पीछा करता है तो बड़े बड़ों की रातों की नींद उड़ जाती है। शेख मुनीर भी उसी चक्की में पिस गया। यह कहानी एक ऐसे दोस्त की है जिसने अपनी यारी निभाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन वक्त ने उसे कुछ और ही सिखा दिया कि गुनाहों की दुनिया में दोस्ती हो या दुश्मनी, अंत हमेशा एक सा ही होता है। शेख मुनीर का खून खौल रहा था। जैसे ही उसे खबर मिली कि उसका सबसे करीबी दोस्त मन्या सुर्वे मारा गया, वो अंदर ही अंदर टूट गया, लेकिन चेहरे पर गुस्से की आग दिखने लगी। उसने खुद से एक वादा किया, इसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। और फिर शुरू हुआ एक एक पुलिस अफसर की तलाश का खेल। वो अफसर जो मन्या के एनकाउंटर में शामिल थे, शेख मुनीर ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। उसने उनके घरों के पते निकाले, मूवमेंट्स ट्रैक किए, टाइमिंग नोट की। अपने साथ हमेशा 3-4 साथी रखता था, हथियार लेकर घूमता था, लेकिन किस्मत कभी साथ नहीं देती थी। कभी अफसर घर पर नहीं मिलता तो कभी यह गलत वक्त पर गलत जगह पहुंच जाता। अब यह कोई आम चोर उचक्का नहीं था, उसका काम पूरा ऑर्गेनाइज्ड था। हिम्मत में भी कोई कमी नहीं थी। एक बार रेलवे प्लेटफॉर्म पर जीआरपी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। जब उसे कोर्ट में पेश किया गया, जो उसी स्टेशन के ऊपर फ्लोर पर थी, तो सुनवाई शुरू होने से पहले ही यह पहली मंजिल से कूद कर भाग गया। लोग हक्के बक्के रह गए, पुलिस वाले चौंक गए। अबे ये तो हवा हो गया यार, एक कांस्टेबल चिल्लाया। लेकिन मुनीर तो ऐसा ही था, रिस्क लेने वाला। उसकी सोच थी, इस लाइन में टिकना है तो डर को भूलना होगा। उसके नाम करीब 35-36 केस दर्ज थे। चोरी, लूट, हत्या की कोशिश, हथियार रखना, सब कुछ। कई बार लूटपाट के दौरान चाकू भी चलाना पड़ता तो वो भी पीछे नहीं हटता था। यही उसकी पर्सनैलिटी थी जो मन्या सुर्वे को उसकी ओर खींच लाई थी। दोनों न सिर्फ दोस्त बने बल्कि साथ भी रहने लगे थे। लेकिन जिन पुलिस वालों को वो अपना निशाना बना रहा था, वो भी चुप बैठने वाले नहीं थे। मन्या के एनकाउंटर के बाद जैसे ही बात फैली कि शेख मुनीर कुछ बड़ा करने की फिराक में है, पुलिस हरकत में आ गई। 1982 से लेकर करीब 1 साल तक लगातार तलाश होती रही। पुलिस के लिए यह पर्सनल हो गया था।
क्राइम ब्रांच की एक नहीं कई टीमों को उसके पीछे लगाया गया। इंस्पेक्टर सुरेश वल्ली शेट्टी, गुरुनाथ गावंकर, अशोक देसाई, फतेह सिंह गायकवाड़ और खुद इसाक बागवान, जो मन्या को मारने वाली टीम में शामिल थे, सब उसे ढूंढने में लगे थे। इसाक बागवान को बहादुरी के लिए मेडल भी मिला था। यह सब कुछ वैसा ही था जैसे मन्या सुरवे को पकड़ने के लिए हुआ था। कई टीमें, कई कोशिशें और सैकड़ों मुखबिर। लेकिन फिर एक टिप आई। इंस्पेक्टर दशरथ को खबर मिली कि मुनीर किस एरिया में छिपा हुआ है और फिर बागवान को मोर्चे पर लगाया गया। क्राइम ब्रांच में भी एक अजीब सी दौड़ लगी रहती थी। कौन किससे पहले केस सॉल्व करेगा, किसे ज्यादा क्रेडिट मिलेगा, और इसी कंपटीशन में कई बड़े केस भी सुलझ जाते थे। मुनीर की आदत थी अपने पुराने लोगों के संपर्क में रहना, और पुलिस को भी पता था कि वो धारावी से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके हाथ नहीं लगता था। बागवान ने अपनी किताब में लिखा है कि एक बार मुनीर उनके घर तक भी पहुंच गया था, लेकिन किस्मत से बागवान उस वक्त घर पर नहीं थे। वो कर्नाटक में एक और वांटेड अपराधी जमाल सिद्दीकी को पकड़ने गए थे। किताब में यह भी जिक्र है कि 4 हथियारबंद लोग बागवान के घर पहुंचे थे। अगर वो घर पर होते तो शायद जानलेवा हमला हो जाता। अब यह बात कितनी सच है और कितनी लिखने की नाटकीयता, यह कहना मुश्किल है, लेकिन हकीकत यही है कि इतने हिम्मती अपराधी बहुत कम होते हैं जो पुलिस अफसर के घर तक चले जाएं, वो भी मारने के इरादे से। इसाक बागवान ने अपनी किताब में शेख मुनीर को लेकर काफी कुछ लिखा है। चाहे जो भी हो, यह कहानी साबित करती है कि क्राइम की दुनिया में अगर जुनून हो तो आदमी कुछ भी कर गुजरता है, लेकिन उसके अंजाम से कभी नहीं बच पाता। जब मैंने बाकी पुलिस अफसरों से बात की तो उन्होंने एक अलग ही कहानी सुनाई। उनमें से किसी ने किताबें नहीं लिखी थी, लेकिन जो जमीनी हकीकत जानते थे वो बहुत कुछ बताते थे। असली मेहनत तो उस टीम ने की जिसने आखिरकार शेख मुनीर का सुराग लगाया। इसाक बागवान का जो वचन था कि वो इसे ढूंढेगा, वो वचन अब अपना रंग दिखाने लगा था। शेख मुनीर का एक बेहद खास दोस्त था, पुष्किन माल ब्रोज। क्रिश्चियन था और उसका पूरा परिवार वर्सोवा विलेज में रहता था। मां बहन सब वहीं। उस वक्त वर्सोवा इलाका थोड़ा अलग था, कम आबादी, सुनसान, कई चर्च थे। पास ही एक मुस्लिम कब्रिस्तान और एक हिंदू श्मशान घाट भी था। इन सब के बीच वो घर था जहां पुष्किन का परिवार रहता था। ऐसे ही सुनसान इलाकों में अपराधी आराम से छुप सकते थे। जहां उन्हें कोई पहचान न सके, वहां 2-4 रातें निकालना आसान हो जाता है। अब इस बात की भनक जब इकबाल बागवान और उसकी टीम को लगती है तो वो सीधे नहीं पहुंचते पुष्किन के पास। उन्हें पता था कि अगर सीधा पूछेंगे मुनीर कहां है, तो या तो वह बताएगा नहीं या मुनीर को खबर कर देगा और सब प्लान फेल। इसलिए पुलिस ने एक ट्रैप बिछाया। उस वक्त वर्सोवा में डीएन नगर थाना ही काम करता था। अब तो अलग थाना बन गया है, वर्सोवा पुलिस स्टेशन। पुलिस ने एक अलग चाल चली। पुष्किन को एक छोटे केस में फंसा दिया। वो नेचर से थोड़ा शातिर था। ट्रेन में पॉकेटमारी, बस स्टैंड पर चेन स्नैचिंग जैसे मामूली अपराध करता था। उसे पकड़ लिया गया चेन स्नैचिंग केस में। अब उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि खुद ही जमानत करवा सके। पुलिस ने उसका कमजोर पहलू पकड़ा, उसकी बहन सबरीना। इकबाल बागवान की टीम ने सबरीना को ऑफर दिया, तेरे भाई को जमानत पर छोड़ देंगे, लेकिन तुझे एक काम करना होगा। पहले तो वो डर गई। मुनीर से जुड़ा कोई भी काम बहुत रिस्की है, लेकिन फिर बोली, अगर मेरे भाई को छोड़ दोगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगी उसको मनाने की। आखिर भाई के लिए बहन कुछ भी कर सकती है। प्लान के मुताबिक पुलिस ने लगभग 1200 रुपए भरकर पुष्किन की जमानत करवा दी और सबरीना को पूरी बात समझा दी। जैसे ही मुनीर तुझसे संपर्क करे, मिलना तय कर लेना और हमें बता देना, हम बाकी संभाल लेंगे। तेरा नाम कहीं नहीं आएगा। फायदे की बात यह थी कि सबरीना और उसकी मां दोनों मुनीर को पहचानती थी। वह कई बार उनके घर आ चुका था। अब भाई को साइडलाइन करके पुलिस ने सबरीना को अपना मोहरा बना लिया और उसने वो किया जो पुलिस चाहती थी, मुनीर को फंसा दिया। कुछ दिन बाद सबरीना और पुष्किन की मदद से मुनीर को बुलाया गया। पुष्किन ने कहा, भाई आ, एक रात रुक जा, वरना फिर कब मिलेंगे पता नहीं। मुनीर भी मान गया। उसे बोला गया कि वर्सोवा के मेन रोड पर गंगा भवन नाम की बिल्डिंग के पास मिलना है। यह बिल्डिंग माउंट एवरेस्ट नाम की बड़ी बिल्डिंग के ठीक सामने है। वही माउंट एवरेस्ट जहां पास में सरदार जी का गुरुद्वारा है और आगे जाकर आराम नगर पड़ता है। गंगा भवन में मुनीर का कोई लेना देना नहीं था, बस एक लोकेशन थी ताकि पुलिस को सही जगह पर पहुंचने में आसानी हो।
अब क्या पता मुनीर को कि यह आखिरी बार है जब वो अपने दोस्त से मिलने जा रहा है, और पुलिस वह इंतजार में थी पूरी तैयारी के साथ। तो जैसा तय हुआ था, अगले दिन तय वक्त पर वो आदमी गंगा भवन के पास आ ही गया। पुलिस को उसकी लोकेशन एक दिन पहले ही पता चल चुकी थी, इसलिए सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। लेकिन पुष्किन को पुलिस ने पहले ही साइड में कर लिया था। उसे साफ कह दिया गया, अब तू सामने मत आना, कहीं उसका दिमाग घूम गया और तुझे कुछ कह दिया तो सारा ऑपरेशन फेल हो जाएगा। पुष्किन भी समझदार था, एक कोने में खड़ा रहा और सीन से गायब हो गया। अब ऑपरेशन शेख मुनीर को अंजाम देने की बारी थी। टीम तैयार हो चुकी थी और इस टीम में कौन कौन थे वो जान लो। सबसे पहले तो खुद एक बागवान थे, जिनके नाम से ही क्रिमिनल कांपते थे। अब टीम में दूसरा जो नाम जुड़ा वो था फतेह सिंह गायकवाड़। आज फतेह सिंह गायकवाड़ रिटायर हो चुके हैं और पुणे के पास अपने फार्म हाउस पर खेतीबाड़ी में लगे रहते हैं। बहुत ही शरीफ और सुलझे हुए इंसान हैं। कभी एनकाउंटर करना उनका शौक नहीं रहा, ड्यूटी का हिस्सा समझकर करते थे। अब बात करते हैं टीम के तीसरे मेंबर की, अशोक देसाई। यह वही अशोक देसाई थे जो पहली एनकाउंटर टीम में शामिल हुए थे, जो सन 1981 में बनी थी। उस वक्त एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का कॉन्सेप्ट नया था। अशोक देसाई बहुत ही अलग अंदाज के ऑफिसर थे। हमेशा गॉगल्स लगाए रहते, बेहद स्टाइलिश दिखते थे, लेकिन काम में उतने ही तेज। उस शुरुआती टीम में और भी नामी चेहरे थे। इंस्पेक्टर विष्णु कुमार, प्रकाश जॉर्ज, दिलीप सूर्यवंश, आनंद बलारे। ये वो दौर था जब प्रदीप शर्मा, प्रफुल्ल भोसले और रविंद्र आंग्रे जैसे नाम पुलिस में भर्ती भी नहीं हुए थे। उस वक्त एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहलाने वालों की गिनती उंगलियों पर होती थी। इन सब कहानियों से एक बात तो साफ है, ऑपरेशन शेख मुनीर की टीम कोई आम पुलिस टीम नहीं थी। हर एक बंदा अपने आप में एक कहानी था, एक इतिहास था। इस ऑपरेशन में शामिल थे 4 लोग, बागवान, फतेह सिंह गायकवाड़, अशोक देसाई और चौथे थे गुरुनाथ गावकर। अब इन गुरुनाथ गावकर को आप हल्के में मत लेना। इनकी पहचान थी साइलेंट परफॉर्मर। क्राइम ब्रांच में वो अफसर थे जिनका लिखा हर पेपर कानूनी मिसाल बन जाता था। उस दौर में यानी 1985 के आसपास, जब टाडा एक्ट नया नया आया था, तो पहला जज जो इस कोर्ट में बैठा, उसकी पोस्टिंग में गावकर साहब की ही सिफारिश मानी जाती है। वजह, वो जज उनके पुराने दोस्त थे और गावकर को कानून की वैसी समझ थी जैसी शायद ही किसी को हो। गावकर का अंदाज सीधा साधा था, ना कोई रौब ना धमक, पतले दुबले इतने कि भीड़ में कोई पुलिस वाला माने ही ना, लेकिन ईमानदारी ऐसी कि रिश्वत नाम की चीज से कोसों दूर। उनके सीनियर तक अक्सर कहते, गावकर एक नोट तैयार कर दे यार, तेरी कलम में दम है। अब दिलचस्प बात यह कि जब इन्हें इस टीम में शामिल किया गया तो इन्हें बताया ही नहीं गया कि यह ऑपरेशन एक एनकाउंटर मिशन है। गावकर को यही लगा कि जैसे आम केसों में अपराधी को पकड़ने जाना होता है, वैसा ही है। तो पूरी टीम ने क्राइम ब्रांच से निकलकर अपनी गाड़ियां, एक जीप और एक कार 7 बंगलों के पास तय जगह पर पार्क की। वक्त भी तय था। वहां पहुंचकर 3 ऑटो रिक्शा हायर किए गए ताकि भीड़ में आसानी से घुल मिल सकें और टारगेट की पहचान की जा सके। अब यहां एक और दिलचस्प कैरेक्टर की एंट्री होती है, पुष्किन की बहन सबरीना। हिजाब में लिपटी हुई सबरीना को भी ऑपरेशन का हिस्सा बनाया गया। उसे एक ऑटो में बिठा दिया गया और सीनियर अफसर ने उससे धीरे से कहा, बस एक बार चेहरा पहचान के इशारा कर देना, फिर जो करना है वो हम कर लेंगे। सबरीना थोड़ी घबराई, लेकिन उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। आखिरकार उसने शेख मुनीर को कई बार देखा था, चेहरा जहन में छप चुका था। इस पूरे ऑपरेशन में करीब 10 लोग शामिल थे, कुछ हेड कांस्टेबल, कुछ सादे कपड़ों में जवान। सबके चेहरे पर एक अलग ही टेंशन था, लेकिन सबसे शांत थे गावकर। उन्हें अब भी लग रहा था कि यह बस एक सामान्य गिरफ्तारी का केस है। अब सोचिए, एक ऐसा आदमी जो कानून के हर पन्ने को दिल से मानता हो, जिसने कभी किसी को थप्पड़ तक न मारा हो, वो अगर ऐसे मिशन का हिस्सा बन जाए जहां गोलियां चलने वाली हों, तो क्या वो डगमगाएगा या डटकर खड़ा रहेगा? 7 बंगलों से जैसे ही ऑपरेशन की गाड़ियां निकली, सबको अपनी अपनी भूमिका समझा दी गई थी। 3 ऑटो रिक्शा फुल स्पीड में निकले गंगा भवन की तरफ। लगभग आधा किलोमीटर की दूरी रही होगी। वहां से यारी रोड शुरू होता है। टीम को पता था कि शेख मुनीर वहीं कहीं अपने किसी दोस्त का इंतजार कर रहा है। जैसे ही सबरीना ने ऑटो से धीमे से इशारा किया, गावकर का माथा ठनका। भाई,
रुकवाओ ये रिक्शा। गावकर ने अचानक ड्राइवर को टोका। ऑटो रुका और बिना एक पल गंवाए गावकर नीचे उतर आए। बाकियों ने चौंक कर देखा। मैं किसी को मारने नहीं आया हूं, गावकर ने साथियों से कहा। आई एम आउट ऑफ द ऑपरेशन। इतना बोलकर वो उल्टे पांव साथ बंगलों की ओर लौट गए। अपनी कार में बैठे और साफ साफ कहा, मैं किसी के कत्ल का हिस्सा नहीं बनूंगा। अब सोचिए, पुलिस की उस यूनिट का हिस्सा जो एनकाउंटर स्क्वाड कहलाती थी, वहां एक अफसर बीच ऑपरेशन में कहता है, नहीं, मैं नहीं करूंगा। ऐसे लोग कितनी बार मिलते हैं। ऐसे किरदार किताबों में नहीं मिलते, क्योंकि किताबें वो लोग लिखते हैं जो खुद कभी ये सच्चाई दिखाना ही नहीं चाहते। लेकिन हकीकत यही है। गुरुनाथ गावकर ने साफ इनकार कर दिया कि वो इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन जो अफसर अपने जमीर के लिए टीम से अलग हो गया था, उसी ईमानदारी ने बाद में उसे बड़ी परेशानी में डाल दिया। 1987 या 88 की बात है। गुरुनाथ गावकर तब बहुत तनाव में रहने लगे थे। उनका छोटा सा घर था मुंबई के रानी बाग के पास एक संकरी गली में। पता नहीं क्या बात थी, लेकिन एक दिन वो इतने टूट चुके थे कि अपने ही सरकारी सर्विस रिवॉल्वर से अपनी कनपटी पर गोली मार ली। जो इंसान किसी को थप्पड़ तक नहीं मार सकता था, उसने खुद को ही खत्म कर लिया। किसी को मारा नहीं, खुद मर गया। कहानी यही खत्म नहीं होती। उस दिन जब गावकर ऑपरेशन से अलग हो गए थे, बाकी की टीम गंगा भवन के बाहर पहुंची। तीनों ऑफिसर, अशोक देसाई, फतेह सिंह गायकवाड़, बागवान और उनकी टीम के लोग पोजीशन में थे। सबरीना ने फिर इशारा किया। वो रहा गेट के बाहर फुटपाथ पर खड़ा हुआ है। बस फिर क्या था। अफसरों ने आवाज लगाई, शेख मुनीर रुक जा, पुलिस है। लेकिन मुनीर कहां रुकने वाला था। उसने तुरंत रिवॉल्वर निकाली और गोली चलानी शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में बागवान और उनकी टीम ने उसे वहीं ढेर कर दिया। खत्म हो गया एक ऐसा चेहरा जिसने पुलिस को खुलेआम चुनौती दी थी। साल भर पहले मुनीर ने एक एनकाउंटर में मारे गए अपने दोस्त का बदला लेने की कस्में खाई थी। पुलिस वालों को मारने की धमकी दी थी। लेकिन 7 साल तक जुर्म करने वाला मुनीर आखिरी साल में ज्यादा उछल गया और फिर सीधे ऊपर चला गया। दो दोस्तों ने बचपन से साथ जुल्म और गरीबी देखी। एक दूसरे का सहारा बने रहे, साथ जुर्म की राह पर निकले। लेकिन एक दिन वही रास्ता अलग हो गया। मणिया पहले मारा गया और मुनीर के दिल में सिर्फ एक आग बची, बदले की आग। उसे लगता था कि वो अपने दोस्त की मौत का हिसाब चुकता करेगा। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोस्ती इतनी सच्ची थी कि मुनीर ने मन्या के लिए पुलिस को चुनौती दी और मौत भी वैसी ही मिली जैसी उसके यार को मिली थी, एनकाउंटर में। पर क्या यही दोस्ती थी? क्या दोस्ती का मतलब यही होता है कि एक की मौत के बाद दूसरा भी उस रास्ते पर चल पड़े? शायद नहीं। कभी कभी दोस्ती का मतलब होता है उसके लिए जिंदा रहना, उसकी गलतियों से कुछ सीखना। लेकिन मुनीर ने जो रास्ता चुना, उसने दोनों की कहानियों को अधूरा छोड़ दिया। आज भी मुंबई की गलियों में जब यह किस्सा निकलता है तो लोग कहते हैं, अगर मन्या ना मारा जाता तो शायद मुनीर भी जिंदा रहता। दोनों की कब्रें भले ही अलग हों, लेकिन उनकी कहानियां हमेशा साथ रहेंगी। जुर्म, दोस्ती और एक अधूरी तलाश की कहानियां। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो बस एक बार अपने सबसे अच्छे दोस्त को याद करके कमेंट में उसका नाम जरूर लिखिए, क्योंकि सच्चे दोस्त हर रोज नहीं मिलते। कभी मन्या की तरह होते हैं, कभी मुनीर की तरह खो जाते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, कुछ दोस्ती जिंदगी देती है और कुछ जिंदगी ले भी लेती है।